सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। मौर्य काल का स्वर्ण युग था। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग की परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों द्वारा खड़ा किया गया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीटकर इतिहासकार गुप्त कला से जोड़ते हैं, उस अजंता पर न तो गुप्त राजाओं का शासन था और न संरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुतः मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतों को गुप्त राजाओं की देन बताई जाती है, वह वस्तुतः नागों की है। जिस लाट पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है, वह सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिलापट्टर लगा है, वह सुदर्शन झील भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वह शाही महल मौर्यों का था। जिस गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, वह गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है, वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगान है, उनकी प्राय प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। भारत का असली स्वर्ण युग मौर्य काल था। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना है: चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन। और ये जो चुना वो सभी गैर वैदिक थे। आश्चर्य कि उनमें से 2 मौर्य वंश के थे। कल्पना कीजिए, अब से कोई 2500 साल पहले जब मौर्यों का शासन था, तब बाकायदे विदेशियों की देखरेख के लिए समिति थी और यह समिति विदेशियों के आवास तथा बीमार पड़ने पर चिकित्सा का इंतजाम करती थी। देश में विदेशियों की पुख्ता सुरक्षा, सुखद सफर और आखिर में सम्मान सहित सीमा तक विदाई। यह बात एक विदेशी राजदूत मेगस्थनीज ने ही लिखी है, कोई देशी आदमी ने नहीं लिखी है। आज 2500 साल बाद हम कितने सभ्य हुए हैं कि एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोक दी सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 नामक पुस्तक लिखी है। चार्ल्स एलन ने लिखा है कि भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख है, वे बुद्धिस्ट संरचना है। उदाहरण के रूप में वे कहते हैं कि जो मंदिर भारत के 4 कोनों पर स्थित है, उसे ही लिया जा सकता है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया है। दुनिया भर के इतिहासकार सम्राट अशोक की जन्मतिथि को लेकर हैरान है। आखिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक की जन्मतिथि क्यों और कैसे है? बात 408 ईसा की है। तब फाहियान पाटलिपुत्र में मौजूद थे। वो अप्रैल महीने की 19 तारीख थी। दिन रविवार था। पूरा पाटलिपुत्र अशोक जयंती के जलसे में डूबा हुआ था। फाहियान ने इस जलसे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किए हैं। तब भारत में शक संवत का प्रचलन था। 408 ईसा का शक संवत में रूपांतरण 330 होगा। शक संवत 330 में चैत का अधिमास लीप मंथ था। कैसे अधिमास था? इसका सूत्र है कि 330 में 12 का गुना कीजिए और फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 9 से कम होगा, तब समझिए कि शक संवत 330 का साल अधिमास होगा। गणना करने पर शेषफल 8 आता है। साबित हुआ कि शक संवत 330 अर्थात 408 ईसा में अधिमास था। अब जानिए कि किस महीने में अधिमास था। इसके लिए 2 सूत्र हैं। पहला यह कि शक संवत 330 में 1666 को घटाइए, फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 3 है तो समझिए कि वह चैत का अधिमास था। दूसरा सूत्र यह है कि शक संवत 330 में 928 घटाइए, फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 9 है तो समझिए कि वह चैत का अधिमास था। दोनों सूत्रों से जांचने के बाद पता चलता है कि 408 ईसा में चैत का अधिमास था, अर्थात 2 चैत्र साथ साथ लगे थे। फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकेंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। 408 ईसा में सेकेंड मून में 8वीं तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी होगी।
इसलिए कि उस साल चैत अधिमास था। फायन ने जुलूस का सविस्तार वर्णन किया है। इस दिन 4 पहिए का रथ बनता था। रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता था। बीच में बुद्ध की मूर्ति होती थी। बड़े पैमाने पर लोग जुलूस में शामिल होते थे, नाचते गाते थे। प्रमुख लोग औषधालय स्थापित करते थे। गरीब, अपंग, अनाथ, विधवा आदि की सहायता करते थे। वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे। यही तो सम्राट अशोक भी करते थे। अशोक जयंती पर सम्राट अशोक की राह चलकर तब भारत की जनता अपने इस महानायक को सच्चे अर्थों में नमन करती थी। फायन की पुस्तक का अनुवाद करने में जेम्स लेगी से थोड़ी चूक हुई कि उन्होंने सेकेंड मून को दूसरा महीना लिख दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत के इतिहासकारों ने उसे वैशाख बना लिया। इसका सटीक अनुवाद रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम में हर्बर्ट ए गाइल्स ने किया है। सेकेंड मून की 8वीं तिथि शक संवत 330 में चैत शुक्ल अष्टमी होगी। आज 1 अप्रैल 2020 को भारत में अशोक जयंती मनाई जा रही है। फायन ने जिस अशोक जयंती का आंखों देखा हाल लिखा है वह 19 अप्रैल 408 ईसा को मनाई गई थी। स्ट्रैबो ने लिखा है कि भारत में जन्मदिन बनाने की परंपरा मौर्य शासकों ने आरंभ की। सम्राट अशोक की जन्मतिथि के बारे में नए तथ्यों को खोजकर आज उन्हें जन्मदिन पर नमन करता हूँ। सम्राट अशोक के एक छोटे भाई थे, अरहत थे, घर द्वार त्याग चुके थे, गृद्धकुट पर रहते थे। बड़ी शांत और एकांत जगह थी। यही बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। अशोक अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करते थे। वे चाहते थे कि छोटा भाई घर आए, उसे खिलाए और राजभवन में रखे, मगर छोटे भाई को वही शांति थी। उन्हें राजधानी पसंद नहीं थी। सम्राट ने अपने छोटे भाई से कहा कि पाटलिपुत्र चलो, वही तुम्हारे लिए कृत्रिम पर्वत बनवाए देता हो। गुफा भी तुम्हारी शांति कोई नहीं तोड़ेगा। और अंततोगत्वा सम्राट का आदेश हुआ। अगले दिन अपने छोटे भाई के लिए पाटलिपुत्र में कृत्रिम पर्वत और उसमें गुफा बनवा डाले। छोटे भाई पाटलिपुत्र गए या नहीं इसका विवरण नहीं मिलता है। फायन ने अपनी डायरी के 27वें भाग में अशोक के इस भ्रातृ प्रेम की दास्तान बड़े मनोयोग पूर्वक लिखी है। गुफा का विवरण देते हुए फायन ने लिखा है कि यह 30 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ से अधिक ऊंची थी। कोई 500 बरसों बाद फायन को ये निशानियां दिखाई दी होगी। अपने बेटा बेटी के लिए आदमी क्या नहीं करता, यदि राजा हो तो क्या कहना। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक द्वारा अपने ही बेटा बेटी को मानव कल्याण के लिए चिवर पहनाकर विदेश भेज देने का विरल उदाहरण मिलता है। ऐसा कि वे बेटा बेटी अपने देश में जीने क्या मरने भी नहीं आए। हजारों साल से सुनते आए हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म के संदेशों को लेकर श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर जो अम्परा जिले के राजागला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महेंद्र थेर श्रीलंका गए थे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरारिया बौद्ध विहार है। पानगुरारिया में अशोक के 2 शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद है। सभी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। पहली तस्वीर अशोक के शिलालेख की है और दूसरी यष्टि लेख की। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संघमित्रा द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्रा की पुरातात्विक ऐतिहासिकता पुष्ट होती है। अशोक के शिलालेख पर एक जो प्रमुख बात लिखी है वह यह कि राजा जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार की तब यात्रा की जब कुमार संव की मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। कुमार संव संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर का इलाका रहा होगा। आसपास में कई शैलाश्रय है। शैलाश्रय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधना स्थल थे। स्थानीय भाषा में इसे सारुमारू की कोठड़ी बोलते हैं। इसके आसपास छोटे छोटे कई स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप भी है। आप चित्र में स्तूपों को देख सकते हैं। अंतिम तस्वीर अशोक के शिलालेख का लिपि रेखांकन है, जिसमें लिखा है पियदसी नाम राजा कुमार संव मानेम देसे उपनीत विहार याताया।